हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्वेल्थ के अंदर हमारे पास जो सेकंड चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आज उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले सेम कुछ डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जैसे फंक्शन मान लो कोई एफ एक्स है वाई के इक्वल, यानी अगर जैसे मान लो कोई एफ कोई फंक्शन है तो एफ इनवर्स, यानी इनवर्स किसे कहते हैं जब एफ के ऊपर क्या आ जाती है -1 पावर, ये इसका इनवर्स माना जाता है। जैसे एक्स कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम एक्स को क्या कह सकते हैं, हम एफ इनवर्स वाई कहेंगे। अब ये इसके बारे में एक्सप्लेनिंग हम कैसे करेंगे, हमने +1 के अंदर चैप्टर सेकंड में जो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था हमारे पास, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या किया था, डोमेन किया था, रेंज के बारे में पढ़ा था और कोडोमेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डोमेन हम क्या कहते थे, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन में जो एक्स की डेफिनेट वैल्यू थी उसे हम क्या कहते थे, डोमेन कहते थे। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये एक एक्स है, ये वाई है, आपने एक्स की वैल्यू कोई भी 1 पुट की, 2 पुट की, आपका आंसर आया। ठीक है, यानी 2 पुट किया 3 आया, 1 पुट किया 2 आया, 3 पुट किया मान लो 5 आया। एग्जांपल, तो उसके अंदर जो डेफिनेट वैल्यू आप यूज कर रहे हो एक्स की, वो क्या है, डोमेन। रेंज क्या होती है, जो आपका एक डेफिनेट आंसर आता है, वाई की जो वैल्यू आती है वो उसकी क्या होती है, रेंज। और कोड मेन किसे कहते हैं, इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, कोड मेन कहते हैं। पूरे सेट को क्या कहते हैं, हम कोड मेन कहते हैं। अब इसके अंदर बात हम जो डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज से रिलेटेड मैंने डिस्कशन सबसे पहले क्यों दी, क्योंकि फंक्शंस के अंदर हमें कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड डिस्कस करनी है। अब बात हो रही है इनवर्स फंक्शन की, और किस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, इसके अंदर दो मेन पॉइंट गौर किए जाते हैं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 हो। 1 1 का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की क्या हो, डिफरेंट इमेज हो, तो फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। सेकंड, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ वाई हैव प्री इमेज, यानी कि वाई के जब सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के ऊपर, तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, उसके ऑल नंबर्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट वैल्यू पुट करने पे डिफरेंट आंसर आना चाहिए। एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है, मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स का मतलब होता है y की वैल्यू आ रही है 4। अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करूं तो y मेरे पास क्या आएगा, 5। अगर मैं x की जगह पर 4 पुट करूं तो y मेरे पास आ रहा है 6। मतलब डिफरेंट वैल्यू यूज करने पर जब मेरे पास डिफरेंट वैल्यू आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 माना जाता है। सेकंड केस ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जब इसके इस y सेट के ऑल एलिमेंट्स की जब प्री इमेज हो, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। मतलब यहां पर y का मतलब ऐसी ऑल वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए जिनको कुछ ना कुछ पुट करके ये वैल्यू बनी हो, कोई ना कोई आंसर इससे बना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं एक
ये एलिमेंट ले लेता हूँ 6 एंड 7। यहाँ देखो मेरे पास 3 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, 5 की इमेज है 3, बट 6 की और 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है। यानी कि किसी भी फंक्शन को ऑन टू तभी कहते हैं जब इसके ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज हो। और हमारे पास कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी माना जाता है जब ये दोनों कंसेप्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। अब इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन कब पॉसिबल होता है। ये आपका +1 में भी आपने डिस्कस किया था, किस रिलेशन को हम फंक्शन में काउंट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, जैसे x का y के साथ जब हम रिलेशन लेके चलते हैं, x का y के साथ जब आप रिलेशन लेके चलते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए। x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। एक केस तो ये होता है जब फंक्शन की कंडीशन फॉलो नहीं होती, यानी कि इसके ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज इसके ऑल एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है, हर पर्सन का एक लाइफ में टारगेट होता है। विदाउट टारगेट किसी पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं कहते, जिसे कहते हैं हम एम। एम अगर है, कुछ भी एम है, कुछ भी वो कर रहा है, बिल्कुल जो फ्री है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, इट मीन्स वो फंक्शन किसी काम का नहीं माना जाता। सेकंड ये होता है, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है जब फंक्शन में काउंटेबल नहीं होती, कि 2, 3 वैल्यू को पुट करने पर एक आंसर आ सकता है। मैक्सिमम जितनी मर्जी वैल्यू पुट करें एक आंसर आ सकता है। एग्जांपल लेता हूं, 12th क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, टॉपर जो हमें आना है वो सभी स्टूडेंट का टारगेट है। अब टॉपर वाला जो टारगेट है वो एक स्टूडेंट भी अचीव कर सकता है, 2 स्टूडेंट अचीव कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट भी कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि मैनी स्टूडेंट इस टॉपर के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट का एक टारगेट हो सकता है। इस कंडीशन को फंक्शन में काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें किसी एक पर्सन के 2 टारगेट हो, किसी एक पर्सन के 2 टारगेट हो, ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसे स्कूल भी जाना है और उसे गेम भी खेलनी है। तो यहां पर एक स्टूडेंट का एक ही टारगेट हो सकता है, या तो वो स्कूल जा सकता है या गेम खेल सकता है। एक टाइम पे वो 2 डिफरेंट वे पे काम नहीं कर सकता, तो किसी एक वैल्यू के 2 आंसर भी नहीं आ सकते। फंक्शन में आप कोई भी किसी एक वैल्यू के 2 आंसर नहीं हो सकते। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y बन सकती है, z नहीं बन सकती। अगर z बनती है तो वो दोनों सेम होती हैं, डिफरेंट नहीं होती। मतलब एक ही वैल्यू के 2 आंसर कभी नहीं आते, बट 2 वैल्यूज के एक आंसर हमें मिल सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैनी फंक्शन, कि जब डिफरेंट वैल्यू की सेम इमेज आती है। लेकिन इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉट ए फंक्शन, कि ये फंक्शन में काउंटेबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम इनवर्स फंक्शन के अंदर। इनवर्स फंक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट कंसेप्ट में हमारे पास क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है साइन एक्स का। किसका आता है, साइन एक्स का।
अगर हम बात करें कि साइन एक्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, कैसे बन सकता है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करें तो इसका इनवर्स तो होगा ही। अब साइन का मतलब, यहां साइन का इनवर्स क्या माना जाता है, साइन की पावर माइन, यानी साइन इनवर्स यानी -1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस साइन इनवर्स को इसके इक्वल लिख दो, ये केस हमेशा क्या आएगा आपका, रॉन्ग आएगा। लेकिन जब साइन एक्स की होल पावर -1 होगी देन आप उसको 1/sin x लिख सकते हैं। लेकिन हमें देखना है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन हो सकता है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मान लो हम डिस्कस करते हैं कि ये इनवर्स की कंडीशन पे बन कैसे सकता है। जैसे साइन एक्स है, हम सिंपल सी बात कहते हैं कि हमने एक्स की जगह पे, ये मान लो हमारा y है, हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो साइन क्या आएगा, 0 आएगा। हमने x की जगह पर पाई पुट किया तो भी साइन क्या आता है, 0 आता है। मैंने x की जगह पर 2 पाई पुट किया तो भी क्या आता है, 0 आता है। मैंने यहाँ पर π/2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 1 आया। मैंने यहाँ पर 5π/2 पुट किया तो भी मेरे पास क्या आता है, 1। यानी इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है, इसका भी आंसर, सॉरी इस तीनों का आंसर 0 है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है। यानी ये 1-1 केस तो नहीं है। 1-1 केस किसे कहते थे, किसके ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। और एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं, जैसे फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं, फंक्शन के अंदर किसी x की जो डोमेन है, मान लो रियल नंबर है और उसकी जो रेंज है वो एक इंटीजर है, तो जब ये फंक्शन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो देन जो डोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। और जो रेंज है वो किसकी क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। यानी कंडीशन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इसका a b वेरिएबल पार्ट है तो इसका क्या बन जाता है, ba बन जाता है। इनवर्स में ये कंडीशन मानी थी। लेकिन बात तो अब ये हो रही है कि ये साइन फंक्शन इनवर्स की फॉर्म में कैसे आएगा। तो इनवर्स की फॉर्म में लाने के लिए हमें इसका एक ऐसा सब पार्ट ढूंढना पड़ेगा जिसके बेस पर हमारे पास जो वैल्यू हो वो उस सब पार्ट के अंदर क्या हो, टोटली चेंज होती हो। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम इन सब पार्ट्स को कवर अप करने के लिए हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। फिर हम इस डायग्राम के हेल्प से इसका सब पार्ट ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइन एक्स है, नेक्स्ट फंक्शन कोस एक्स है, फिर बात की जाती है टेन एक्स की, फिर कोसेक एक्स, देन सेकेंड और आफ्टर दैट कोट। यहां डोमेन और की बात होगी और इसके अंदर हम बात करेंगे रेंज। साइन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। कोस की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है और यहाँ पर भी कोस की रेंज कहाँ लाई करती है, -1 से +1 ही लाई करती है। tan x के अंदर कई वैल्यू ऐसी मिलती हैं जिसके कारण हमारा आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। वो वैल्यूज क्या हैं, अगर 10 की वैल्यू 90 पुट करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, 90 का 3π/2 पुट करेंगे तो भी इनफाइनाइट आता है, 5π/2 पुट करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा। यानी 90 के किसी भी फॉर्म के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, यहाँ पे इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ इसकी जो डोमेन मानी जाएगी वो रियल -2n+1 इंटू π/2 मानी जाएगी और यहाँ n किसके अंदर बिलोंग करेगा, इंटीजर्स के अंदर। अब यहाँ पर आप इंटीजर कोई मर्जी लो,
यानी 90 डिग्री का कोई भी एंगल अगर आप लीव करोगे उसके बाद tan की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या मानी जाती है, एक रियल नंबर ही मानी जाती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कोसेक एक्स के ऊपर। कोसेक एक्स की जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर डोमेन, लेकिन एक्सेप्ट 90 जीरो, सॉरी यहां पर जीरो की जगह पर एन पाई आएगा, एक्सेप्ट एन पाई। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन लेते हैं। रीजन क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइन एक्स होता है वो जीरो कहां होता है। साइन एक्स को हम 1 कोसेक एक्स लिखते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोसेक एक्स को हम 1 साइन एक्स लिखते हैं। साइन एक्स को क्या लिखते हैं हम 1 कोसेक एक्स लिखते हैं, और कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 साइन एक्स लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री की, यानी एंगल क्या ले लिया हमने 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, समथिंग पॉइंट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और जो केस इन्फिनिटी में आता है उसको हम काउंटर नहीं करते। तो हमारे पास क्या रीजन निकलेगा, आप पाई पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, आप 2 पाई पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, आप 3 पाई पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, आप 4 पाई पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब आर में से अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें माइनस करोगे तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, मतलब इस एन पाई की वैल्यू कोई भी यूज करोगे इसके अंदर तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसको मतलब ये हुआ कि इसे हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा रियल नंबर से। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू की रेंज कहां तक रहती है। रेंज का मतलब ये हुआ, अगर किसी भी एंगल पे साइन की वैल्यू 0.1 है तो यहां पर कोसेक की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, मतलब 1 से ग्रेटर और इक्वल आएगी। अगर -1 0.1 है तो ये माइनस की 10 आएगी, जो कि -1 से लेस और इक्वल है। तो यहां इसका मतलब क्या निकलता है कि जो कोसेक की रेंज होती है वो -1 से +1 के नंबर्स को लीव करते हुए अदर ऑल रियल नंबर्स में काउंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद सिकन एक्स में सेम यही आता है। सिकन एक्स के अंदर में वही चीज देखनी पड़ेगी कि यहां पर भी 90 का रिलेशन काउंट किया जाता है, जिसके अंदर कोस 90 पे 0 होता है, और कोस को जो सिकन एक्स होता है उसे हम 1 कोस एक्स कहते हैं। सिकन एक्स को क्या कहते हैं हम 1 कोस एक्स कहते हैं, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो 90 के किसी भी केस में कोस क्या होता है 0। तो यहाँ पर सिकन की वैल्यू भी क्या रहती है r-2n+1 इंटू 5/2। तो यहाँ इसकी जो रेंज रहेगी वो भी आपके पास यही मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फर्दर कोट। कोट आपका कहाँ माना जाएगा, यहां पर tan 0 होता है, और tan 0 कहां पे होता है, tan x की वैल्यू 0 कहां होती है जब x को हम क्या लेते हैं n पाई, क्योंकि tan को कोड को क्या लिखते हैं हम 1/tan x लेते हैं। इसके अंदर आप x की वैल्यू कोई भी यूज करोगे तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा इन्फिनिटी में जाता है। x इक्वल टू एन पाई कहीं भी पुट करोगे, यानी कोड को अगर 1/tan x लेके चलते हैं तो x की जगह पर अगर आप कहीं भी एन पाई यूज कर रहे हो इसका मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी क्या रहता है कि रियल में से अगर आप एन पाई रिमूव कर दोगे तो कोस की एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, और कोस की प्रॉपर वैल्यू क्या मानी जाती है यहाँ पे रियल नंबर मानी जाती है। जो रेंज रहती है वो क्या रहती है रियल नंबर्स रहती है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ वैल्यूज थी जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। अब उसी वैल्यूज के बेस पर अब हम एक डायग्राम की हेल्प से इनवर्स पार्ट को देखेंगे।
ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, और ये हमारे पास क्या आता है, एक्स एक्सिस होती है। अगर हम गौर करें तो साइन का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ 0 डिग्री एंगल है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, और ये वाली वैल्यू 2π है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये -π/2 है, यहाँ -π है, यहाँ -3π/2 है, और ये वैल्यू क्या आती है, -2π। अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम है ये ओवरऑल मूव कर रहा है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके बेस पर हमारा जैसे जो y = sin x फंक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इनवर्स में। और ये फंक्शन इनवर्स में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब आपको एक डोमेन ऐसी रखनी पड़ेगी जिसके बेस पर जो रेंज रहती है साइन की -1 से 1, उस रेंज में ऑल वैल्यूज क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, यानी डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट इमेज आ रही हो, देन हम इस फंक्शन को क्या कह सकते हैं, इनवर्स फंक्शन कह सकते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो इंटरवल आ रहा है जिसको मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ, -π/2 से +π/2 के बीच में, इसके अंदर ये वैल्यू क्या रहती है, चेंज होती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि π/2 से 3π/2 तक भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। -π/2 से -3π/2 तक क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन इतनी जो वैल्यू हम लेंगे ये वैल्यू किस में मानी जाती है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मानी जाती है। और ये जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है ये कहां से कहां तक जाएगी, -π/2 से +π/2, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यू चेंज मिलेगी, कहीं पर भी इसके अंदर साइन सेम नहीं होगा। यानी हमें एक ऐसी डोमेन बनानी थी जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि इसकी ऑल वैल्यूज में साइन क्या रहता है, डिफरेंट वैल्यू, यानी डिफरेंट आंसर हमारे पास आता है। तो -90 से +90 के बीच में हमारे पास जितने भी एंगल्स आएंगे उन सभी एंगल्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी, कहीं भी उसकी इक्वल वैल्यू नहीं आएगी। तो इनवर्स के अंदर यही चीज अभी आपको मैंने बताई थी कि किसी फंक्शन की इनवर्स के अंदर जो डोमेन होती है वो इनवर्स की क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो इसकी रेंज क्या बन गई, -90 से +90, यानी कि ये साइन इनवर्स की क्या होगी, रेंज। और जो रेंज है वो इसकी क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रेंज में चली जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन में चली जाएगी। जब आपका ये क्लियर हो जाए कि इस फंक्शन के इस डोमेन पे डिफरेंट वैल्यू यूज करने पर आपको जो आंसर मिल रहा है, जो इमेज मिल रही है वो डिफरेंट मिलती है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को इनवर्स डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा यूज़ करने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम इनवर्स फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इस शेप को क्या करेंगे, मूव कर देंगे। इस शेप को कुछ इस टाइप से हम मूव करेंगे कि जिसके बेस पर हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ देखो मैं इस कंसेप्ट को इस तरह से मूव करवा रहा हूँ कि हमारे पास जो डायग्राम,
वैसे तो अगर बात करें इसके अंदर यहाँ पर ओरिजिन पे एक y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्या होती है, एक लाइन जिसका मिरर डायग्राम हमें बनाना होता है। इसका हमें क्या बनाना होता है, मिरर डायग्राम, जिसके बेस पर हमारा जो फंक्शन है वो y की फॉर्म को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ इसका मिरर डायग्राम सिंपल से वे से आप समझोगे कि जो x प्लेस पे है वो कहाँ आ जाएगा, y के प्लेस पे, जो y है वो क्या हो जाएगा, x। सिंपल इस चीज को आपने गौर करना है, उसके बाद डायग्राम की मूविंग हम कर लेंगे। तो यहाँ देखो जैसे ये चीज है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर डायग्राम को हम ऐसे मूव करते हैं, ऐसे इस फॉर्म में, तो ये जो x है वो जहां जहां है, एक हिसाब से मैं यहाँ रिमूव कर रहा हूँ, ये x यहाँ आ गया, ठीक है। ये x आपका यहाँ आ गया तो x डैश कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y की फॉर्म आपकी इस साइड आ जाती है पॉजिटिव, और इस साइड क्या आ जाती है नेगेटिव, अगर हम एक सर्कल मूव करते हैं, ठीक है। जब आप ये सर्कल मूव करोगे तो इस सर्कल मूव के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में। यानी ये जो शेप थी, ये जो कैप है, ये कैप इस साइड बनेगी, इस कंडीशन के अंदर। लेकिन हमें चाहिए y उस साइड, तो y को उस साइड लाने के लिए ये इधर y डैश आ जाएगा और इधर y आ जाएगा, तो ये जो कैप यहां बनती थी ये कैप कहां बन जाएगी, इधर बन जाएगी, और इधर से ये कैप यहां बन जाएगी। और जब ये कैप इस साइड मूव करेगी तो आपके पास ये डायग्राम आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ये इनवर्स का डायग्राम आ जाएगा। इस इनवर्स के डायग्राम के अंदर यहां पर क्या आएंगे, एंगल आएंगे, यहां आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यहां मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और ये जो -90 से +90 की जो वैल्यू आएगी ये इसकी क्या बन जाएगी, अपनी प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल रेंज। अब इस y को जब हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं तो y को किस में रिप्लेस कर दो, x में। डायग्राम बनाने के लिए हमने y लिखा था, बाद में इसको किस में रिप्लेस कर दो, y को x में रिप्लेस कर दो और x को y में रिप्लेस कर दो। तो ये किसका डायग्राम बन गया हमारे पास, इनवर्स का, जिसकी डोमेन हमारे पास क्या बनी, -1 से +1, और इसकी रेंज क्या बनी, -90 से +90। अब इसी के साथ हम फर्दर अदर पार्ट्स को भी इसी तरह से हम अपने बेसिक को कंसेप्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज साइन इनवर्स के डायग्राम के बारे में बताया है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोस इनवर्स के डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और अदर पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।